हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 55 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रेलवे के दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 54 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर 55 करेंगे और जो शीर्षक है वो है योजना आयोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 55 क्या है? योजना आयोग। कलर चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, गरीबी एवं बेरोजगारी जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट से शुरुआत करते हैं। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कार्यान्वित की गई थी वो कब की गई थी? आप कहोगे सन 2016 ईस्वी से की गई थी। याद रखेंगे, यूपीपीएससी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, आगे देखो अगले पॉइंट में कहता है वह योजना जो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है वो क्या है? याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो भारत सरकार से 100% वित्त पोषित है। क्यों? ये देखिए पूछा गया है यूपीपीएससी 2021 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो, किसान विकास पत्र जो केवीपी होता है, योजना किसके लिए होता है? याद रखेंगे, केवीपी यानी ऋण बाजार में व्यापार योग्य है। ये यूपीपीएससी में पूछा गया ये भी। अगले पॉइंट में देखो, भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है लकड़वाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। यूपी लोअर प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट में क्या कहता है? निर्धनता का दुष्चक्र। क्या है? निर्धनता का दुष्चक्र कहाँ गया? ये रहा। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है किससे है? आप कहेंगे नक्शे से है। यूपीपीएसएस में पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है, आगे अगले देखो, अगले पॉइंट में कहता है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत आंकलित किया है। किसके द्वारा? तेंदुलकर प्रविधि द्वारा, जो 2011-12 में हुआ था 21.9% के हिसाब से। ठीक है, यूपीआरओ में पूछा गया है 2013 में। ओके, आगे अगले पॉइंट में देना, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, यानी उसके खर्चे के आधार पर होता है। यूपीआरओ में पूछा गया है, फिर यूपी लोअर प्रीलिम्स में। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में देखो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे सुरेश तेंदुलकर जी थे। ठीक है, यूपीआरओ में पूछा गया ये भी क्वेश्चंस। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो, कहता है भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? आप कहोगे उपभोग आंकड़ा जो है इसके आधार है। यूपी यूडीएएलडी में पूछा गया है 2010 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो, गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अभी प्रेजेंट में गोवा में है। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। क्या था? अत्यधिक कुपोषण के कारण जो भारत का इथियोपिया कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? आप कहोगे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो, असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2009 में। आगे अगले पॉइंट में देखो, राष्ट्रीय नवीनीकरण जो फंड के गठन का उद्देश्य क्या था? आप कहोगे सामाजिक सुरक्षा था। यूपी पीएसएससी ई में पूछा गया 2008 में। आगे अगले पॉइंट में देखो, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये सब। आगे अगले पॉइंट को देखो, भारत में जो बेरोजगारी मापन की वह विधि जो एनएसएसओ का द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है वो होती है चालू मासिक स्तर, जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है ना, 2005 में। आगे अगले पॉइंट में देखो क्या राइट साइड में क्या कहता है, भारत में वह राज्य जिसमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत है और वह राज्य है केरल। ठीक है, केरल राज्य 2004 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे, अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है कहाँ पे? प्राथमिक क्षेत्रों में पाई जाती है। 2004 में पूछा गया यूपी पीसीएस में। आगे अगले पॉइंट में देखो, मानवीय गरीबी सूचकांक विकसित किया गया था कब से? याद रखेंगे 1997 में किया गया था। यूपी पीसीएस में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है किसको? वह व्यक्ति जो कम से कम 183 दिन काम करता है उसको किया जाता है। एसएससी सिलेक्शन में पूछा गया है। 10+2 सीएचएसएल और सीजीएल में भी रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट का देखो,
जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरे की ओर जाते हैं तो इसे जाना जाता है क्या? इसे जाना जाता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, जो कि 10+2 CHSL में पूछा गया है, फिर रिपीट कर करके जेई में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट को देखो। अगले पॉइंट में जानेंगे कि इस प्रकार की बेरोजगारी में जो व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है वो क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। MTS में पूछा गया है, CHSL में भी पूछा गया है, रिपीट कर करके। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में जानो। संस्थान में रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है, कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन करता है, जो कि सिलेक्शन फेज में 11 में पूछा गया 2023 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट को देखो। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी, जो कि MPI के अनुसार सबसे राज्य गरीबी राज्य के रूप में उभरा था, वो कौन सा राज्य था? आप कहोगे बिहार था, जो कि CHSL में पूछा गया है 2023 में। ठीक है ना, आगे अगले पॉइंट में याद रखो। संकेतक भारत में व्यावसायिक संरचना और बेरोजगारी करता है, कौन करता है? श्रम शक्ति भागीदारी रहता है, जो कि SSC CGL में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो कि भारत में बेरोजगारी दर की गणना करने की विधि को सही ढंग से परिभाषित करता है, कौन करता है? श्रम बल में व्यक्तियों के बीच में बेरोजगारी व्यक्तियों का प्रतिशत करता है। ठीक है, ये देखिए CGL में पूछा गया 2023 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा न्यूनतम आजीविका स्तर के आधार पर सुझाई गई गरीबी रेखा की सीमा क्या थी? याद रखेंगे 15 से लेकर 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह थी, जो कि SSC JEE सिविल में पूछा गया है। ओके, आगे अगले पॉइंट में कहता है 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह जो 816 रुपये पर किया गया था। याद रखेंगे कितने पे? 816 रुपये पे, जो कि CGL में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः बेरोजगारी पाई जाती है, किसमें? शिक्षित बेरोजगारी जो है वो शहरी क्षेत्रों में कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। SSC MTS हवलदारों में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है जो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्न द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है, वो क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि NSO होता है, CHSL में पूछा गया है कब? 2021 में। आगे अगले पॉइंट में देखो। स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने थे, जो कि CPO में पूछा गया है 2020 में। कौन? ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में देखो कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें विलोडन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, ये देखिए CPO में पूछा गया है 2020 में। क्या? विलोडन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आगे अगले पॉइंट में जानो कि भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो एक निर्वाह कारक है वो है शिक्षा, जो कि SSC GD में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है, वह लकड़ावाला समिति का पालन किया जा रहा है। SSC JEE सिविल में पूछा गया है 2018 में। आगे अगले पॉइंट में जानो। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है, यानी आधा दिन में भी 1 घंटे का काम नहीं मिलता है। कब पूछा गया है? SSC JEE में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है भारत की इतनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब कितने? 55%, जो कि 10+2 CHSL में पूछा गया कब? 2017 में। आगे अगले पॉइंट में देखो। लॉरेंज वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आय वितरण दर्शाता है। SSC CGL में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता जो तय करने का आधार है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि CGL में पूछा गया है 2016 में। आगे अगले पॉइंट में जानो। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? आपको ये किसान के क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र में है। SSC CGL में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है गरीबी को मापने के लिए जो उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आयु के उपभोग के स्तर पर आधारित होती है वो क्या कहलाती है? आप कहोगे वो गरीबी रेखा कहलाती है। केन सुपरवाइजर में पूछा गया है कब? 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना, आगे अगले पॉइंट में कहता है वह आर्थिक स्थिति जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है वो होता है पूर्ण रोजगार होता है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2022 में। ठीक है ना, आगे अगले पॉइंट में देखो। हेड काउंट क्या होता है? अनुपात के अर्थ का सही वर्णन ये होता है कि जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है उसे कहता है हेड काउंट कहा जाता है, जो कि NTPC में पूछा गया है कब? 2022 में।
ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में जो 2014 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार सही कथन क्या है? शहरी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिसका मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग जो खर्चा है 1407 रुपये से कम है वह गरीब माना जाएगा। ठीक है, ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया था अब 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो याद रखेंगे श्रमिक जितना काम करने में सक्षम होता है उससे कम काम कर रहे हैं गन्ना पर्यवेक्षक, जैसे कि 3/7/2016 से ये है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वह समिति जो गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है वो कौन सी है? सचिन तेंदुलकर समिति है। सचिन नहीं होगा पर तेंदुलकर समिति है, UDA-LDA पूछा गया है 2015 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है क्या? अंतर्निहित बेरोजगारी, जो ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है कब? 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कृषि संबंधी जो योजनाएं होती हैं वो क्या क्या है? जैसे कि 2022 में तक जो किसान की आय दोगुनी करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? आप कहोगे अशोक दलवाई समिति का गठन किया गया था, UPPSSC में पूछा गया है कब? 2022 में। आगे अगले पॉइंट में जानो किसान क्रेडिट कार्ड का योजना जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 1998 से लेकर 99 में किया गया था। देखिए UPPCS में पूछा गया है, ARO में पूछा गया है, फिर UPPCS में रिपीट कर करके पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी कब हुआ था? आप कहोगे 2007 से प्रभावी हुआ था, ये भी पूछा गया UPPCS में। ठीक है ना। आगे याद रखेंगे वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया था। 2005-6 में पूछा गया है ये। ठीक है, 2005 और 6 में किया गया था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को। ठीक है, UP-ARO में पूछा गया 2013 में। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो वितरित अनाज पर कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य है वो क्या है? इस योजना में निहित उत्पादन का भार कम हो सके, जो कि UPPCS में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है किसके द्वारा? आप कहोगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है, जो कि UPPCS में पूछा गया है 2010 में। आगे जानेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जो आच्छादित नहीं है वो क्या है? मोटे अनाज है, जो कि अब शामिल नहीं है, UPPCS में पूछा गया है। ओके, आगे अगले पॉइंट में जानेंगे कृषि आय बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आप कहेंगे 2003 से 4 में हुआ था, ये UPPCS में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है राष्ट्रीय कृषि एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा खराब है। आगे पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आप कहेंगे 1999 से लेकर 2000 में हुआ था, UPPCS में UPPCS में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है वर्ष 1995 में जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी वो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण हेतु पूछा गया था UPPCS में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में जानो मिड डे मील योजना प्रारंभ कब हुई थी? आप कहेंगे 1995 में हुई थी, ये 2008 में पूछा गया है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में देखो मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है, कौन करता है? याद रखेंगे व्यवस्थित नहीं करता, ठेकेदार नहीं करता है। UPPCS में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखें अगले क्वेश्चन में पूछता है कि इको मार्क क्या होता है? इको मार्क योजना जो 1991 में उपभोक्ताओं के ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव जो कम है, हानिकारक होता है, उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है, औषधियों एवं प्रतिजैविकी कहा जाता है। UPPCS में पूछा गया है मेंस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो क्या नहीं है? तिलहन जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, UPPCS में पूछा गया ये AE में 2008 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो उपलब्ध करती है वो क्या करती है? पेंशन तथा बीमा का लाभ उत्पन्न करती है। ठीक है, उपलब्ध करती है पेंशन और बीमा। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है किसको? ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को करती है। कब पूछा गया है? 2008 में UP लोअर के एग्जाम्स में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि विश्व बैंक में ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही थी। इसके घटक कितने हैं? आप कहेंगे 4 है, जो कि UPPCS में पूछा गया 2009 में।
आगे अगले पॉइंट में देखो, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जो रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम आरंभ किया गया था वो कब से किया गया था? 2011 में भी किया गया था और 2012 में भी, दोनों याद रखेंगे। 2011-12 दोनों ऑप्शन में रह सकते हैं। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, याद रखेंगे। 2015 में पूछा गया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि हरियाली कार्यक्रम का संबंध है वो किससे होता है? आप कहेंगे कि जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से होता है, जो कि यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था जीएस पेपर 2010 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो एनएचएम होता है वो आच्छादित होता है किससे? उत्तर प्रदेश से होता है, जो कि यूपी पीएससी में पूछा गया है 2010 में। अगले पॉइंट में कहता है भारत में हरित क्रांति ने विशेष वृद्धि का नेतृत्व किया था, वो कौन कौन से राज्य थे? आप कहेंगे हरियाणा था, पंजाब था और उत्तर प्रदेश था। एनटीपीसी में पूछा गया है कब? 2022 में पूछा गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है व्यापक फसल बीमा योजना जो सीआईई से होता है 1985 से प्रदान करने का उद्देश्य कब से शुरू हो गई, कब से शुरू की गई थी? याद रखेंगे, सूखा, बाढ़ आदि के कारण जो फसल होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया कब? 2022 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह योजना जिसके अंतर्गत नामित राज्य जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं, वे कौन सी योजना होती है? विकेंद्रीकरण खरीद योजना होती है, जो एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। आगे अगले पॉइंट में जानो, 1940 के दशक में तैयार की गई रिपोर्ट जो विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी वो थी कृष्णमाचारी रिपोर्ट, जो एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में जो हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे हाई बिल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम होता है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। आगे अगले पॉइंट में जानो, गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो कि IADP का गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, और वो कब हुआ था? याद रखेंगे 1960 में शुरू किया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया है कब? 2022 में, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में जानो, राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड जो बनाने का लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ कब किया गया था? आप कहेंगे 1970 में ये किया गया था, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि एक मार्क अर्हित उत्पाद नहीं है, किसमें नहीं है? स्वर्ण आभूषण में नहीं है, ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2022 में, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट पे कहता है कि सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी योजना, वो कौन सी योजना है? आप कहेंगे किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो शुरू किया गया था, एनटीपीसी में पूछा गया कब? 2022 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो आप कहेंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो रासायनिक उर्वरक का अधिक एवं उचित उपयोग कर रही है हरित क्रांति, ठीक है। एनटीपीसी में पूछा गया कि अब 2022 में पूछा गया है। आगे राइट साइड में जानेंगे कि भारत सरकार द्वारा जो शुरू किए गए कुसुम जो कार्यक्रम का उद्देश्य है वो क्या है? आप कहेंगे सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया कि अब 2021 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं वो 3 क्षतिपूर्ति स्तर पर निर्धारित किए गए हैं, एक 70%, एक 80%, एक 90% पे, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कब? 2021 में पूछा गया है, ठीक है। आगे याद रखेंगे बीमा राशि या फिर बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम है वो 5% है, जो एनटीपीसी में पूछा गया है कि अब 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि है वो कितनी है? 6,000 रुपये है, जो कि एनटीपीसी में रिपीट कर करके पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में देखो, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति जो NPP है को मंजूरी प्रदान की गई थी, वो कब की गई थी? 2007 में की गई थी। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए जो नीलांचल राष्ट्रीय वाटरशेड विश्व बैंक परियोजना को सहयोग प्रदान किया गया था, वो कौन सा बैंक था? आप कहेंगे विश्व बैंक था, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे अगले बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, कहता है ऑपरेशन ग्रीन्स, ये क्या होता है? ऑपरेशन ग्रीन्स जो एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना होता है, जो एनटीपीसी में पूछा गया कब? 2020 में पूछा गया ऑपरेशन ग्रीन्स, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में याद रखो कि वह योजना जो राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है वो क्या होती है? याद रखेंगे PMFBY जो होता है ये राष्ट्रीय फसल बीमा योजना PM की तरफ से है, RRB JEE में पूछा गया 2019 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय बांस मिशन मंत्रालय के प्रायोजित का योजना है, क्या है? याद रखेंगे कृषि एवं किसान कल्याण का योजना जो है वो बांस मिशन मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। आगे अगले पॉइंट को देखो कि केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, और वह था कृषि विकास योजना, RRB ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में, ठीक है।
आगे अगले पॉइंट में कहता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी वो थी कृषि और सिंचाई की योजना, जो ग्रुप डी में पूछा गया है कब 2018 में। अगले पॉइंट में कहता है केंद्र सरकार ने संपदा योजना शुरू की किसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ठीक है ना, याद रखेंगे ग्रुप डी में पूछा गया है कब 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय कृषि बाजार जो कि NAM होता है वो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच होता है, जो व्यायाम प्रशिक्षक कब किया गया था, पूछा गया था 16 सितंबर 2018 में पूछा गया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है हाल ही में जो समाचार में देखा गया था ई नाम सब संबंधित किससे है, ई नाम जो शब्द संबंधित है वो है कृषि बाजार से संबंधित है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया है कब 2018 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत सरकार का जो लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र प्रतिशत संरक्षित करना है वो क्या है 50% है, जो कि विधान भवन रक्षक में पूछा गया था कब 2018 में पूछा गया था, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। और इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे एग्री उड़ान कहा जाता है, जो कि ग्रामीण विकास अधिकारी में पूछा गया है कब 2018 में पूछा गया है, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, कहता है कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इस नए मंच को नाम दिया गया था क्या, ई रकम नाम दिया गया था, जो कि ग्रामीण विकास अधिकारी में पूछा गया था कब 2018 में पूछा गया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, आप कहेंगे दिसंबर 2001 में शुरुआत की गई थी वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया कब 2018 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह संगठन जिसने स्पेन के कोंगेन लेडोस की डी नवाड़ा के साथ मिलकर 325 करोड़ की लागत से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित करने का एक साझा उपकरण की और कदम बढ़ाए हैं वो क्या है, इफ्को कंपनी जो होता है ये IFFCO, जो ग्रुप डी में पूछा गया है कब 2018 में पूछा गया है, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में देखेंगे मार्च 2017 में वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने मिशन फिंगरलिंग को नीली क्रांति प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था वो थी कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण, जो कि NTPC में पूछा गया है कब 2017 में, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कहता है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ किया जाने वाला एक नया कार्यक्रम है जिसे किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और वह है बायोटेक किसान, जो कि NTPC में पूछा गया है कब 2016 में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत सरकार ने सूखे से स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए सिंचाई स्रोतों के विकास के उद्देश्य से निवेश द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो की शुरुआत की गई थी कितने 50,000 करोड़ से शुरुआत की गई थी, जो कि 2015 में पूछा गया है कब ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट के अगले टॉपिक पे, ये है सतत विकास की योजनाएं। सतत विकास की योजनाएं क्या क्या है, हाल ही में जो सूक्ष्म सिंचाई कोष को स्थापित किया गया था वो क्या थी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड के तहत स्थापित की गई थी UPSI में पूछा गया कब 2021 में पूछा गया था, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में जानो कि कृषि अवसंरचना कोष के लिए योजना के तहत योग्य उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा वो कितने तक है, याद रखेंगे 2 करोड़ तक के रुपए तक के है, जो कि UPSI में पूछा गया कब 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जो योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए अनुदान होगा वो 3% वार्षिक का ब्याज देना होगा उसको, UPSI में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए बीज प्रचलन में लाए गए थे, किसके तहत, आप कहेंगे भारत HY बीज के तहत लाए गए थे, UPSI में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों पर नेटवर्क तैयार करता है, उसका नाम है ENAM, 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 NTPC में पूछा गया है कब 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई थी, ये कब की गई थी, 2014 को ये शुरू की गई थी, जो कि NTPC में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में जो जैविक खेती के समर्थन है तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, राइट साइड में जो क्या कहता है स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग को कम करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता है, NTPC में पूछा गया है कब 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शुरुआत की गई थी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम की, ठीक है, RRB NTPC में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि वन स्टॉप सेंटर योजना का शुभारंभ कब किया गया था, आप कहेंगे 1 अप्रैल 2015 में ये शुरुआत किया गया था, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर 2015 में, ओके, NTPC में पूछा गया कब 2021 में, ठीक है ना।
याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है 2019 में जल अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। कब, किसने और की थी? ठीक है, 2019 में जल अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, कर्नाटक सरकार ने की थी। आरआरबी जेईई में पूछा गया है ये कब, 2019 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प जो मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? आप कहेंगे स्वच्छ गंगा फंड नाम है। ग्रुप डी में पूछा गया है कब, 2018 में ये पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या होता है? आप कहेंगे विकास का चरण हो टेक ऑफ स्टेज होता है, जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो तैयार की गई योजना है वो है अटल भूजल योजना, जो है वो तैयार की गई थी। ग्रुप डी में पूछा गया है कब, 2018 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है, वो क्या है? भूमि बंधक जो होता है वो स्वीकृत नहीं किया जाता है। यूपीएसआई में पूछा गया है कब, 2017 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी वो की गई थी जुलाई 2014 में, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कुसुम योजना बढ़ावा देती है, किसको देती है? आप कहेंगे सौर खेती को देती है। कुसुम जो योजना है वो KUSUM ये योजना बढ़ावा देती है सौर खेती को। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है कब, 2013 में ये पूछा गया था, अक्टूबर में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं के बारे में क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो NHA होता है द्वारा राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ क्रियान्वित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अगस्त 2022 तक द्वितीयक और तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। और लगभग वो कितने देता है? आप कहेंगे 5 लाख प्रतिवर्ष ये सालाना दिया जाता है, 5 लाख रुपए, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था, फिर एनटीपीसी में रिपीट कर करके ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, क्या कहता है? कहता है कि वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने भारत के पहले डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की थी वो कौन से मंत्रालय थी? वो मिनिस्ट्री थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिनिस्ट्री। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था कब, 2018 में पूछा गया था। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन जो है वह भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए ये मिशन तैयार किया गया था, ये पूछा गया था 2016 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 1986 में शुरू किया गया था, जो कि पूछा गया था आरआरबी जेईई 2019 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान के लोगों तथा नारी की रूपरेखा तैयार किया गया था, वो किसके लिए, किसने किया था? आप कहेंगे अनंत एवं भाग्यश्री ने किया था, और ये ALP में पूछा गया था रेलवे के 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो भारत सरकार का लक्ष्य क्या होता है? आप कहेंगे कि प्रदूषण मुक्त वातावरण का निर्माण करना होता है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो कि शुरू किया गया था, यह कब किया गया था? याद रखेंगे 2003 में ये शुरू किया गया था। क्या? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, और ये पूछा गया था कब? एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है मानव पूंजी परिवर्तन के लिए जो संधारणीय कार्यक्रम के माध्यम से 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है, और वो कौन सी योजना है? वो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य की योजना है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है स्वच्छ और खुले में शौच। ठीक है, स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी योजना का नाम क्या है? और उसी योजना का नाम है स्वच्छ भारत अभियान, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में पूछा गया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जो 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र के तहत सफाई स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। कितने रुपए? याद रखेंगे 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? जो आयुष है उसका पुराना नाम क्या था? आप कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में पूछा गया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह मंत्रालय जिसकी स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई थी, और वो थी आयुष का मंत्रालय, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, और ये कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005 से ये शुरू किया गया था, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में देखो कि कर्नाटक में पूरी आबादी के लिए जो चिकित्सा लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक एकीकृत स्वास्थ्य योजना आरंभ की है, और जिसका नाम है आरोग्य भाग्य। क्या नाम बताया मैंने? आरोग्य भाग्य। ठीक है, याद रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया था ये 2021 में।
आगे अगले पॉइंट में कहता है गंगा ग्राम परियोजना जो शुरू की गई थी वो थी पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी गंगा ग्राम परियोजना। और ये पूछा भी गया है, एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आगे याद रखेंगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय आमीन स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, कब किया गया था? आप याद रखेंगे 2005 में ये शुरू किया गया था, जो कि एनटीपीसी में पूछा भी गया है। कब? 2021 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? याद रखेंगे 2014 को ये शुरू किया गया था। डेट अगर पूछेगा तो 2 अक्टूबर बताएंगे। एनटीपीसी में पूछा गया था ये 2020 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में याद रखो कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में जो शुरू की गई वह योजना जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती और जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। और उस योजना का नाम है NRHM, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। कब? 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत सरकार के द्वारा BCG टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में जो नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? नेशनल टीबी प्रोग्राम 1962 को लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया था। कब? 2021 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है वर्ष 2005 में जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंग के रूप में जो आशा ASH है, आशा का गठन किया गया था। इस आशा का फुल फॉर्म ही पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, जो कि पूछा गया है एनटीपीसी में 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है नवीनतम मिड डे मील दिशा निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कैलोरी के बराबर पोषण सामग्री देना निर्धारित किया जाता था। कितने कैलोरी? आप कहेंगे कि 450 कैलोरीज देना निर्धारित था, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे याद रखेंगे अगले पॉइंट में कहता है 2014 में जो शुरू किया गया गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम क्या था? याद रखेंगे वो शुरू किया गया था नमामि गंगे, और ये शुरू किया गया था 2014 में। किसने किया था? यह भी याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में। आगे याद रखेंगे अगले पॉइंट को, क्या था? भारत सरकार की वह योजना जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों यानी हार्ट अटैक वाले इलाजों पर मरीजों द्वारा व्यय को यानी खर्चे को कम करना है, ताकि ज़रूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल को सस्ता बनाया जा सके। और वो क्या था? अमृत। अमृत जो है उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण था, जो ग्रुप डी में पूछा गया था। कब? 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है? भारत सरकार की एक योजना है और ये किससे संबंधित है? आप रखेंगे याद, ये है स्वास्थ्य से संबंधित है इंद्रधनुष योजना। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है। कब? 2018 में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है वो संबंधित है स्वास्थ्य से, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है। और वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 5 लाख रुपए वाली स्वास्थ्य सहजीवन बीमा योजना की घोषणा की थी, और वो राज्य थी तेलंगाना राज्य, जो कि नई राज्य बनी है। ग्रुप डी में पूछा गया था। कब? 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय आयुष मिशन संबंधित है किससे? ये भी स्वास्थ्य से संबंधित है। यूपीएससी की बैच में पूछा गया था। कब? 2017 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना शुरू की गई थी। कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ये शुरू की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, जो यूपीआरओ में पूछा गया था। कब? 2013 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एड्स की रोकथाम के लिए जो प्रारंभ किया गया था वो था प्रोजेक्ट सनराइज, जो यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? याद रखेंगे 1952 में यह आरंभ किया गया था। ठीक है, कब? 1952 में। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वास्थ्य बच्चे स्वास्थ्य भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और कहाँ की थी? कोच्चि में की थी, जो कि एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी में पूछा गया था 2013 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शिशु मृत्यु दर के संबंध में लक्षित होता है वह वर्ष 2014 तक 30 प्रति हजार जीवित जन्म के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शिशु मृत्यु दर के संबंध में जो लक्षित है वो कितने हैं? 2014 तक थी 30 प्रति हजार जीवित जन्म थी। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2010 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना जो प्रारंभ करने का वर्ष था वो था 2005 में ये चालू किया गया था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना, जो 2006 में पूछा भी गया है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? ये शौच व्यवस्था का उद्देश्य जो 2003 में पूछा गया था। ठीक है, अब जानेंगे शिक्षा संबंधी योजनाएं क्या क्या पूछी गई थी। शिक्षा संबंधी में जो भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरुआत की गई थी, और वो की गई थी 2015 में। कब? किसने? 2015 में नरेंद्र मोदी ने की थी। ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है अन्वेषण योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, प्रारंभ किया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा ये किया गया था, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। कब? 2017 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट कहता है इधर बाएं साइड में, कहता है कि
पूरे देश में जो स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम है, वो नाम है साला अस्मिता, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया है कब, 2019 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। क्या था, वह कार्यक्रम जो कम आयु में ही पढ़ने लिखने व समझने और प्रारंभिक ग्रेड की गणित पर केंद्रित है और इसे पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रारंभ किया था। उसका नाम था पढ़े भारत और बढ़े भारत, जो ग्रुप डी में पूछा गया था कब, 2018 में। और याद रखना किसने, स्मृति ईरानी ने यह प्रारंभ किया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है सर्व शिक्षा अभियान जो SSA है, उसका उद्देश्य वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, और वो कब है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। एनटीपीसी में पूछा गया कब, 2021 में। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में कहता है कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पेश किया गया था। कब किया गया था, 2009 में ये किया गया था। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा जो के लिए एक योजना है जो प्री नर्सरी से लेकर 12 कक्षा तक के लिए किया जाता है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा जो एनटीपीसी में पूछा गया 2020 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत के आयु वर्गों के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का एक उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। कितने उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, जो एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2021 में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया गया था जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम है साक्षात पोर्टल। ठीक है, याद रखेंगे, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, क्या है, स्वयं जो योजना है इसका लक्ष्य क्या है, शिक्षा का अधिगम और समानता और गुणवत्ता, जो एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है हाल ही में आपकी बेटी और हमारी बेटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, याद रखेंगे, हरियाणा जो है वो शुरू करने वाला आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू करने वाला राज्य है, जो परिचालक में पूछा गया है कब, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, आगे अगले पॉइंट में जानेंगे बुनियादी ढांचा एवं नवाचार क्षेत्र के लिए जो योजनाएं बनी थी। वह मंत्रालय जिसने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की गई थी वो थी परिवहन की योजना, परिवहन ने किया था, जो ग्रुप बी में पूछा गया कब, 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन से एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए आशय पत्र जो SOI हस्ताक्षरित किया था, वो क्या था, एडोब ने किया था। ठीक है, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत के पहले एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है, वो है अटल नगर छत्तीसगढ़ में। आरआरबी जेई में पूछा गया है कब, 2019 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है, आप कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना ही ये उसका उद्देश्य है। ग्रुप डी में पूछा गया तब 2021 में, 13 में। आगे व्यावसायिक रूप से व्यवहार परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के लिए विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से 2015 में जो सेटअप किया गया था वो क्या था, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी अवसंरचना निधि जो सेटअप किया गया था NIIF, जो ग्रुप डी में पूछा गया था कब, 2018 में। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वह योजना जो 2022 तक सभी के लिए आवास के विचार पर चल रही है वो थी प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। ये कब, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, आगे याद रखेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना बढ़ावा देती है, और वो यह थी किफ़ायती आवास को वो बढ़ावा देती है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया, ये भी 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है सरकार द्वारा जो गिफ्ट शहर की योजना बनाई गई थी वो किसने बनाई थी, अहमदाबाद ने बनाई थी। ठीक है, अहमदाबाद में बनाई गई थी, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत सरकार की जो हृदय है, हृदय योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, आप याद रखेंगे। हृदय जो है वो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, जो ग्रुप डी में पूछा गया था कब, 2024 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन से अमृत का ये फुल फॉर्म है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ये ट्रांसफॉर्मेशन से, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था वो था वज्र योजना, जो ग्रुप डी में पूछा गया कब, 2018 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है 2002 में सभी गांवों में जो पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था वो क्या था, स्व जलधारा योजना, जो शुरू किया गया था 2002 में। एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी PMAY जो योजना है ये शुरुआत की गई थी, भारत सरकार द्वारा की गई थी, और कब, 2015 में की गई थी। पूछा भी गया है कब, एनटीपीसी में 2021 में।
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है JNNURM, इसका फुल फॉर्म पूछना है। इसका फुल फॉर्म पूछा है, आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन होता है, जो एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया था। वो क्या था, याद रखेंगे, पहले था इंदिरा आवास योजना को। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है पूर्वी भारत के प्रधानमंत्री जो ऊर्जा गंगा परियोजना संबंधित है वो किससे है, प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन से संबंधित है, जो एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है PMAY जो शहरी PMAY अर्बन की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को चुना गया था। वो क्या था, NHB वो था, जो एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य सांसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2016 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है केंद्र सरकार की जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित करने की योजना है वो किसको है, गांवों को है, जो RRB जेईई में पूछा गया 2014 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना बनाई गई है, वो अहमदाबाद में बनाई गई है, जो ग्रुप डी में पूछा गया है कब, 2018 में ये पूछा गया है। ओके, आगे अगले पॉइंट में देखो क्या कहता है, शिक्षा मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है, वो क्या आती है, मध्याह्न भोजन योजना आती है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2021 में। ठीक है, अभी देखो कुछ अलग पॉइंट है, ये महिला वृत्ति एवं बाल कल्याण संबंधी योजनाएं क्या क्या निकली थी। तो देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को बेटी दिवस मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया गया था। कौन सा अभियान, या देखिए बेटी दिवस मनाने के लिए, ग्रुप डी में पूछा गया है कब, 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है वर्ष 2016 में जो भारत मातृत्व लाभ अधिनियम से संशोधन के तहत पहली बार बनने वाली जो औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कर दी गई थी। कितने सप्ताह, आप याद रखेंगे, 26 सप्ताह बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 12 सप्ताह से 26 सप्ताह, जो कि UPSI की बैच में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण थी द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम थी, और वो थी कौन सा अभियान, बालिका संरक्षण अभियान, जो चलाई गई थी UPSC में पूछा गया है ये 2017 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, अगला पॉइंट में कहता है भारत सरकार द्वारा जो समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित होती है, वो होती है सुकन्या समृद्धि योजना, जो UPSI में पूछा गया है 2017 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आप याद रखेंगे मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर से कमी थी, जो 23 में पूछा गया 2023 में UPPCS में। आगे अगले पॉइंट को याद रखो, जीवन में कठिन परिस्थितियों को प्राप्त महिलाओं की सहायता करने से संबंधित है, और वह स्वाधार योजना, जो UPPCS में पूछा गया है, रिपीट कर करके UPLDA में भी पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है आयु वर्ग के लोग जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं, और 18 से लेकर 70 वर्ष तक के उम्र के लोगों के लिए ये उपलब्ध है। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट, कहता है भारत सरकार की वह योजना जिसके अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वो होती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो कि पूछा गया है एनटीपीसी में 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जो कि योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी, और वो कितने की, 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2021 में, रिपीट कर करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में जो संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना है, वो है प्रधानमंत्री वयोवृद्ध वंदन योजना, जो एनटीपीसी में पूछा गया है, रिपीट कर करके 2011 में 21 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है वह योजना जो महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है, वो है महिला समृद्धि योजना, जो RRB एनटीपीसी में पूछा गया है कब, 2021 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है वह योजना जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के जो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है, वो थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू की गई थी, जो एनटीपीसी में पूछी गई थी 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम पंचायत के लिए चुनी गई महिला प्रतिनिधित्व, जो प्रतिनिधियों के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और वे थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरुआत की थी, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया था कब, 2018 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है अमृत योजना का नाम रखा गया है आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पहल है, जो अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, कि कब पूछा गया है, एनटीपीसी में। ठीक है, याद रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की थी, कौन सी सरकार ने की थी? याद रखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने की थी, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत सुरक्षित बनाने के लिए 2,919 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, और वो कितने शहरों को दी थी? याद रखेंगे 8 शहरों को ये मंजूरी दी थी, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में जो बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो एनटीपीसी में और ग्रुप डी में रिपीट कर करके पूछा जा रहा है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, राइट साइड में ये देखिए कहता है एकीकृत बाल संरक्षण योजना शुरू की गई थी कब? वर्ष 2009 से 2010 में ये शुरू की गई थी, एनटीपीसी में पूछा गया है कब? 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई थी कब? 1 जनवरी 2017 को ये की गई थी, एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना, सुकन्या समृद्धि योजना शुभारंभ किया गया था किसने? नरेंद्र मोदी ने। याद रखेंगे, एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, और वो क्या मिशन था? इंद्रधनुष मिशन। ठीक है, मिशन जो इंद्रधनुष था वो एनटीपीसी में पूछा गया है रिपीट कर करके। ठीक है, 2014 में ये चालू किया गया था। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, कहता है गरीबी उन्मूलन और रोजगार कल्याण संबंधी योजना क्या क्या बनी थी? ठीक है, गरीबी से रिलेटेड। तो देखिए, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्या? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को ये सुरक्षा प्रदान करती है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, मेंस में। याद रखेंगे 2008 में। आगे जानेंगे राजीव आवास योजना का लक्ष्य क्या था? मलिन बस्ती मुक्त भारत इसका लक्ष्य था, जो कि यूपीएडीएलडीए में पूछा गया था 2010 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है संगम योजना का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे विकलांगों की सहायता करना ही संगम योजना का उद्देश्य, जो कि यूपी लोअर में पूछा गया 2008 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो यूपी लोअर में पूछा गया है कब? 2008 में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये भी सभी ध्येय है। क्या है? किसका योजना का? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का है ये सब। ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा गया कब? 2013 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित नहीं है, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है कब? 2006 में ये पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत सरकार का एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है, और उसका क्या नाम है? विजन 2020, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है कब? 2003 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है ग्रामीण अवस्थापना क्षेत्रों में से केंद्र सरकार के भारत निर्माण योजना में आच्छादित नहीं है। वो क्या नहीं है? सफाई का प्रबंध, ये बिल्कुल भी नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2011 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है क्या? ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया कब? 2008 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है सांसद स्थानीय विकास निधि योजना जो आरंभ की गई थी वो की थी 1993 में ये की गई थी, जो कि पूछा गया था यूपीपीसीएस जीएस 2008 में। भारत निर्माण का अंश नहीं है, तो क्या नहीं है? कृषि आधारित उद्योग जो है वो भारत निर्माण का अंश नहीं है, ये अपने आप है। यूपीपीसीएस में पूछा गया कब? 2008 में। ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करने का उद्देश्य है, वो किसका उद्देश्य है? याद रखेंगे, उस योजना का नाम है आश्रय बीमा योजना, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया कब? 2003 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से सम्मिलित नहीं है, तो क्या करें? ये लघु उद्योग जो छोटे छोटे बिजनेस है वो ग्रामोदय योजना से संबंधित नहीं है प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है सड़क किनारे जो छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के लिए जो मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, और ये की गई थी किस लिए? ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके थे, इसलिए ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, कोरोना के टाइम पे, जो एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है मेक इन इंडिया का प्रतीक क्या बना है? मेक इन इंडिया का प्रतीक जो बना है वो कोक से बने शेर का प्रतीक है, जो कि मेक इन इंडिया है। एनटीपीसी में पूछा गया कब? 2016 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत के स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच में जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था कब? 2016 में ये पूछा गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानेंगे आईआरडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईआरडीपी जो रणनीति उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? ग्रामीण रोजगार के लिए जो अधिक अवसर प्रदान करना होता है, यही जेआरआरबी जेई में, रेलवे जेई में पूछा गया था कब? 2019 में।
आगे अगले पॉइंट में कहता है 2019 में जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी उसमें युवा श्री अर्पण योजना का अनावरण किया था। और ये कब किया गया था, याद रखेंगे, आप कहोगे 2019 में ये किया गया था। किसने किया था, ममता बनर्जी ने किया था, जो कोई आरआरबी जेई में पूछा गया था। कब, 2019 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना संबंधित है किससे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 100 दिनों का रोजगार देने से संबंधित है। और ये पूछा गया था रेलवे जेई में। कब पूछा गया था, 2019 में ये पूछा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में भी जाना जाता है। दोनों एक ही नाम है, दीनदयाल उपाध्याय योजना। ठीक है, याद रखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए अविश्वसनीय डाटा प्रदान करने के लिए जो स्थापना की थी वो थी अरविंद पनगाड़िया समिति, जो कि एनटीपीसी में, सॉरी एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और ये पूछा गया था ग्रुप डी में, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया गया था, यह क्या लागू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से ग्रुप डी में पूछा गया था। कब, 2018 में। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वह राज्य जिसने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री को लागू किया गया था, और वो कौन सा राज्य है, याद रखेंगे, केरल राज्य में शुरू किया गया था, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। कब, 2020 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हाल ही में जो श्री वेंकैया ने शहरी गरीबों के लिए 20 लाख के घरों की मंजूरी दी है। ठीक है ना, किसने दी थी, वेंकैया ने, किसके, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। आगे जानेंगे अगले पॉइंट को। क्या था, अल्पसंख्यक, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी योजनाएं क्या क्या बनाई गई थी भारत देश में। क्या थी, वह योजना जो अल्पसंख्यक समुदायों से जो समुदाय उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष वित्तीय समर्थन प्रदान करती है, उस योजना का नाम है नई उड़ान, जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया था, मेडिकल ऑफिसर 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है नई रोशनी योजना जो अल्पसंख्यक की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है, जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, और ये पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है केंद्रीय बजट 2018 में जो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की है। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है इस योजना का नाम, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। कब, 2021 में ये पूछा गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत सरकार द्वारा जो शुरू की गई थी नई मंजिल योजना संबंधित है किससे, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है, एनटीपीसी में पूछा गया है। कब, 2021 में ये पूछा गया है। याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है जो अल्पसंख्यक छात्र यूपीएससी या फिर एसएससी आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना बनाई गई थी उसका नाम क्या है। तो याद रखेंगे, जो भी यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम पार कर लेते हैं उस योजना का नाम है नई उड़ान, जो यूपीएसआई के बैच में पूछा गया था। कब, 2017 में ये पूछा गया था। ठीक है, अब जानेंगे भारत में अन्य योजनाएं क्या क्या हैं। जितने भी योजनाएं बताने थे वो डिस्कस हो चुके हैं। अब अन्य योजनाएं क्या क्या लागू हुई थी, जैसे कि वह मंत्रालय जो केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई थी उसका नाम था सौभाग्य योजना, और ये था भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से संबंधित थी। और जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्ट्री यानी विद्युत मंत्रालय करता है। एनटीपीसी में पूछा गया था रिपीट कर करके 3 बार। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत के विकलांग लोगों के लिए जो विषय और मुद्दों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है। किसके लिए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। कब, 2022 में पूछा गया था। आगे अगले पॉइंट में कहता है पहल योजना। पहल जो योजना है PAHAL, ये पहल योजना क्या है, किससे संबंधित है, आप कहेंगे एलपीजी से संबंधित है, जो सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया है। कब, 2021 में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। कब, 2021 में ये पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था, वो कब किया गया था, 1 जुलाई 2015 को ये शुरू किया गया था। एनटीपीसी में पूछा गया था। कब, 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वह राज्य जिसने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की गई थी, और ये सबसे पहले शुरू की गई थी हरियाणा के एक छोटे से गाँव में, जो एनटीपीसी में पूछा गया है ये 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। उस योजना का जिसका आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया था, वो योजना क्या थी, याद रखेंगे, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना बीमा थी, जो ये स्कीम विलय कर दिया गया था किसके साथ, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण के साथ, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। कब, 2021 में ये पूछा गया है।
आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना जो ITDP है, पंचवर्षीय योजना। कौन से पंचवर्षीय योजना? आप कहेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। कौन सी? एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना। ठीक है ना, याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी। आइए बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो संबंधित है वो LPG से संबंधित है, जो कि कनेक्शन LPG कनेक्शन से। कब पूछा गया है? 2021 में ये पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है ग्रामीण भारत के जो एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी, वो योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना, जो कि NTPC में रिपीट कर करके ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ हुआ था, ये कब हुआ था? आप कहेंगे 1 मई 2016 को ये शुरुआत किया गया था, और ये पूछा गया है कब? NTPC में पूछा गया है 2021 में। ठीक है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? आप कहेंगे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जो कि NTPC में पूछा गया है कब? 2021 में पूछा गया है। NRDWP का फुल फॉर्म है ये। क्या था? क्या मैंने बताया? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है ना, याद रखेंगे, पूछा गया है NTPC में, हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। आगे अगले पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? आप याद रखेंगे 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू की गई थी, जो कि NTPC में पूछा गया है कब? 2021 में ये पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना केंद्रित है वो तीर्थ स्थलों के विकास पर याद रखेंगे, NTPC में पूछा गया है कब? 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है भारत सरकार ने जो 2015 में LED बल्बों यानी इनकैंडेसेंट बल्ब को बदलने की मदद करने की घोषणा की थी, वो सभी के लिए अफोर्डेबल LED के द्वारा उन्नत ज्योति उजाला योजना के तहत थी, जो कि ग्रुप डी में और NTPC में रिपीट कर करके ये पूछा गया है। आगे जानेंगे गंगा एक्शन प्लान क्या है। गंगा एक्शन प्लान जो है इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा नदी में प्रदूषण में कमी, जो NTPC में पूछा गया है 2021 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य घरेलू कार्यों एवं एग्जिम कार्यों की लॉजिस्टिक लागत से कम करना। लागत का एग्जिम मतलब आयात और निर्यात का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में कहता है अंत्योदय अन्न योजना जो शुरू की गई थी वो कब की गई थी? याद रखेंगे 2000 में शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना, जो कि RPF कांस्टेबल में पूछा गया है और RRB JEE इलेक्ट्रिकल में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या था? वह राज्य सरकार जिसने दिव्यांगों के लिए विश्व का पहला IT परिसर स्थापित किया गया था, वो राज्य कौन सा था? तेलंगाना राज्य था, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है, उसका नाम है समीप। समीप जो योजना है इसी को कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है, और ये पूछा गया है ग्रुप डी में 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारतीय लघु व्यवसायों के लिए जो गूगल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री जो कि FICCI के साझेदारी को नाम दिया गया था, उसका नाम क्या है? आप याद रखेंगे डिजिटल अनलॉक उसका नाम है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। क्या था? एकल महिला पेंशन योजना जो शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था, वो कौन सा राज्य है? वो तेलंगाना राज्य है, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है उत्तराखंड के जिले में जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने समुदाय को स्वामित्व वाले एक पेयजल कार्यक्रम गंगोत्री स्वच्छ आइकॉनिक जो प्लेस परियोजना और स्वजल की शुरुआत की गई थी, उसका नाम उत्तरकाशी है। ठीक है, ये पूछा गया था 2018 में, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे अगले पॉइंट में कहता है अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है निर्धनता यानी गरीबी, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया कब? 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है वह राज्य सरकार जिसने ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, वो राज्य का नाम था मध्य प्रदेश, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। आगे इधर राइट साइड में देखेंगे कुछ और पॉइंट्स जो पूछते हैं FSSAI, जो कि ये जो पहल है जैव डिजिटल के लिए प्रेरित खाना पकाने के लिए तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी, इसका नाम है RUCO, जो ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है भारत सरकार जो रेंट ए रूफ की योजना बना रही है क्योंकि सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए RRB ग्रुप डी में ये पूछा गया है 2018 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में। कहता है राज्य ने शहरी गरीबों को कम लागत वाले भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की गई थी, और ये कहाँ किस राज्य में? याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में शुरू की गई थी, ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। ठीक है,
याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है वह मंत्रालय जिसने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की थी और उसका नाम है रेल मंत्रालय। रेलवे मिनिस्ट्री ने ये शुरुआत की थी मिशन 41, और ये पूछा गया था कब? ग्रुप डी में 2018 में ये पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है वह संगठन जिसके साथ नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके 3 वर्षों की साझेदारी शुरू की है, उसका नाम है CII, जो ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। आगे अगले पॉइंट में कहता है उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी योजना के प्रभारी मंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि ग्रुप डी में पूछा गया है कब? 2018 में। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है मार्च 2018 में राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए जो आम गांव अमा विकास, हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कौन सा गांव है? याद रखेंगे, वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में शुरू किया गया था अमा गांव अमा विकास, यानी हमारा गांव हमारा विकास। ठीक है। ग्रुप डी में पूछा गया है रिपीट कर करके 2018 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है भारत में जो गतिशीलता के भविष्य के लिए क्राउड और सोर्स जो समाधान के लिए वैश्विक गतिशीलता हैकथॉन जो मूव हैक लॉन्च किया गया था, उसका नाम था नीति आयोग। जो योजना आयोग का दूसरा नाम है नीति आयोग, जो 1950 में बना था। ठीक है, ये 2015 में बदल दिया गया था। ग्रुप डी में पूछा गया था कब? 2018 में। आगे जानेंगे अगले पॉइंट को, कहता है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किया है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यही इस उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किया है, जो कि आरबी एलपी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम सुविधा को सेवारत या फिर तथा भूतपूर्व रेलवे कर्मचारियों की नौकरी संबंधी शिकायतों के निराकरण करने हेतु 2016 में जो औपचारिक शुरुआत की गई थी वो निवारण पोर्टल थी, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है कब? 2017 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, कहता है कि राजीव गांधी खेल अभियान जो पंचायत युवा क्रोड़ा और खेल अभियान PYKKA के स्थान पर 2014 में शुरू की गई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना का नाम क्या है? इसी का नाम है राजीव गांधी खेल अभियान। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2015 में। ठीक है, आगे याद रखेंगे गोल्डन हैंडशेक संबंधित किससे? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से ये संबंधित है, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया है। ठीक है, अब याद रखेंगे कि क्विक एग्जाम रिमाइंडर में जो कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हमें याद रखने हैं एग्जाम से पहले। क्या था? मुद्रा योजना, जो इसकी लॉन्च की तिथि है वो 8 अप्रैल 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। शिशु वाले को 50,000 मिलेगा, किशोर वाले को 50,000 से 5 लाख मिलेगा, और तरुण वाले को 5 लाख से 10 लाख तक की मिलेगी, जो कि नहीं मिलती है। मैंने काफ़ी ट्राई किया। लाभ इससे क्या है? स्वरोजगार को बढ़ावा देना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जानेंगे उजाला योजना। ये क्या है? उजाला योजना ये 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था ऊर्जा बचत के लिए एलईडी बल्ब का वितरण, और इसके प्रॉफिट है बिजली की खपत में कमी और पर्यावरण संरक्षण, और इसकी उपलब्धियां थी 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित करना था। ठीक है, आगे है एक योजना अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? ये लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को, और इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना। और इसकी योग्यता क्या है? 18 से 40 साल के बीच के रहनी चाहिए, और पेंशन राशि कितनी है? 60 वर्ष की आयु के बाद ये 1000 से लेकर 5000 तक रुपये प्रति माह हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये क्या है? इसकी लॉन्च की तिथि है 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य था 2022 तक सभी को पक्का घर प्रदान करना, जो 2 हिस्से में है, एक ग्रामीण एक शहरी विकास। लाभ इसके गरीबों के लिए किफ़ायती आवास मिल जाता है। अब जानेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना, और ये शुरू किया गया था 2014 में, और जन धन योजना के तहत ही मैंने ही अपना बैंक अकाउंट खोला था तब 2014 में, और इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना। दोस्तों, जब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी तभी मैंने खोला था। ठीक है, लाभ 0 बैलेंस पे ये खाता खुलता है, रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है, बीमा कवरेज भी दिया जाता है। आगे जानेंगे अगले पॉइंट में स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य था स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना, और इसके प्रॉफिट है वित्तीय सहायता, कर में छूट, सहकारी निवेदिताओं में प्राथमिकता। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट में, क्या था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य था दुर्घटना बीमा प्रदान करना था। ये इसकी योग्यता है 18 से 17 वर्ष की आयु के व्यक्ति। प्रीमियम 12 रुपये प्रति वर्ष थे, और बीमा राशि थी दुर्घटना, मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, कहता है पीएम सूर्य उदय योजना। ये सूर्य उदय योजना क्या है? लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये इसका उद्देश्य था सोलर पैनल स्थापित करना है। ठीक है, आगे जानेंगे अगले पॉइंट में, कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये क्या है? ये इसका लॉन्च किया गया था 2020 में। इसका उद्देश्य था 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना, और विस्तारित अवधि ये 5 साल तक थी, 2018 तक रहेगी, 2028 तक। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसका उद्देश्य था पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता और कौशल प्रदान करना। वित्तीय सहायता कितनी है? 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की सहायता इसमें मिलती है।
आगे याद रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी योजना होती है, लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसका उद्देश्य था 2024 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करना, जो कि पहला लक्ष्य 2022 तक ये दिया गया था। ठीक है ना दोस्तों, प्रधानमंत्री ने ये लॉन्च किया गया था 2022 तक, मतलब सभी के सभी आवास योजना मिल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बहुतों को नहीं मिलता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं पीएम किसान योजना। ये भारतीय किसान सम्मान निधि योजना होती है। इसको भी लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये लॉन्च किया गया था 2019 में, और ये मंत्रालय थे कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका लाभ तक किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में देना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब कुछ अन्य योजना है जो डायरेक्टली हम लोग वन लाइनर में देखेंगे कि कब ये योजना कहीं की गई थी शुरुआत। अग्निपथ योजना ये 2022 में 14 जून को की गई थी। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ये 14 जून 2022 में शुरू की गई थी। RAMP योजना जो है वो 30 जून 2022 में शुरू की गई थी। PM श्री योजना ये शुरू की गई थी 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 योजना शिक्षा मंत्रालय से शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2022 को। टेली मानस योजना ये शुरू की गई थी 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ योजना ये PM द्वारा केवाड़िया द्वारा शुरू की गई थी गुजरात से, और ये शुरू की गई थी 20 अक्टूबर 2022 को। अब जानेंगे डिजिटल शक्ति 4.0। ये राष्ट्रीय महिला आयोग है और इसकी शुरुआत हुई थी 16 नवंबर 2022 को। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट में कहता है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी कब? 27 दिसंबर 2022 को। अगले पॉइंट में कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये 11 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी। आगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये शुरू की गई थी 2019 में 25 मार्च। आगे स्वामित्व योजना ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना ये 12 मई 2020 को शुरू की गई थी, जब कोरोना हुआ था। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी 1 जून 2020 को। PM स्वनिधि योजना शुरू की गई थी 1 जून 2020 को। गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की गई थी 20 जून 2020 को। ये तीनों योजना 2020 को शुरू की गई थी 1 जून। ठीक है, जून में। नई शिक्षा नीति जो 2020 में शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 30 जून 2020 को। अगला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये शुरू की गई थी 10 सितंबर 2020 को। अगला पॉइंट है आयुष्मान सहकार योजना। ये शुरू की गई थी 19 अक्टूबर 2020 को। अगला पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना, जो 12 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 24 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। PM वाणी योजना ये 9 दिसंबर 2020 को शुरू की गई थी। और अगला लास्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, जो 15 जनवरी 2021 को ये शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, जितने भी योजना से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।